अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं माहनूर कुरैशी, आपकी मेज़बान, और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक अहम बात, ये अक्सर हम अपने माजी की बहुत सारी ऐसी नाकामियाँ होती हैं, ऐसी ख़ताएँ होती हैं जिनको सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में ओवर थिंक करना भी कहते हैं, और उसकी वजह से हमें मज़ीद परेशानी होती है। हम फोकस नहीं कर पाते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और मुस्तकबिल के बारे में भी अगर सोचना शुरू करें तो इस कदर ज़्यादा सोचते हैं कि हम मौजूदा लम्हे को इंजॉय ही नहीं करते। जैसे अब मौसम बदल रहा है, अब धूप में शिद्दत आती जा रही है, टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बारिशों की नवीद भी सुनाई गई है कि 24 फरवरी के बाद से एक और सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। जैसे ये मौसम बदलते हैं ऐसे ही ज़िंदगी के हालात भी बदलते हैं। ज़िंदगी किसी एक जगह साकत नहीं होती, तो हमें भी साकत नहीं होना, हमें कोशिश करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जो नाकामियाँ हैं उन्हें कामयाबी में बदलने का वाहिद फार्मूला ये है कि हम बार बार कोशिश करें। बिल्कुल जनाब। और बेसिकली कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। वक्त चेंज होता रहता है, ज़िंदगी चेंज होती रहती है। और जिस तरह हमने ओवर थिंकिंग के हवाले से बात की है, माजी के हवाले से बात की है, तो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो याद माजी से निकलें और जिंदगी एंजॉय करें। नहीं कहना चाहिए। जब आपने बहुत ज़्यादा पेपर की तैयारी की हो तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बड़ी टेंशन हो जाती है कि सारी चीज़ें माइंड से कहीं निकल ही ना जाए। और तैयारियां हम देखते हैं कि सिर्फ पेपर्स की नहीं, ज़िंदगी के इम्तिहानों की भी होती है। और ज़िंदगी के इम्तिहानों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासत के इम्तिहान की जो तैयारियां हैं उसके नताइज सामने आ रहे हैं। बड़ी तैयारी की गई इम्तिहान की, और फिर जब इम्तिहान हुआ और उसके बाद जब नतीजा सामने आया तो उसमें तकरीबन पासिंग मार्क्स हैं सबके पास। और तो कहा गया कि आउट ऑफ कोर्स पेपर आया था। पासिंग मार्क्स के बाद अब किसी को मिलकर एक ऐसा नतीजा कायम करना है जिसके बाद हुकूमत बनाई जा सके, और उसके लिए नंबर गेम होता है। नंबर गेम में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मिलकर एक प्लान किया, और उस प्लान के मुताबिक एक इत्तेफाक राय तय पाया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, और इसके साथ साथ मखलूत हुकूमत कायम होगी बलूचिस्तान में। जबकि सिंध और पंजाब में ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी अलग हुकूमत बनाएंगी। अक्सरियती जमात है पंजाब में मुस्लिम लीग नून। कल पहला पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। दूसरी जानिब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी सिंध में पहली खातून वज़ीर आला के हवाले से गौर व ख़ौस कर रही है। बिल्कुल जनाब। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर पार्टी अपने जो लीडर्स हैं उनको नॉमिनेट करी है, वहाँ ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोalition गवर्नमेंट है इसके आगे जो चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए क्या करना होगा। और हम देख रहे हैं कि कोalition गवर्नमेंट के हवाले से एक चीज़ बड़ी सामने आई है इस दफ़ा पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड रही, प्रोमिनेंट रही, और उसके बाद भी उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, चाहे वो मरियम नवाज़ हों या दीगर खवातीन हो। जो कि हमने देखा कि कुछ अर्से पहले खवातीन का रोल जरा थोड़ा सा बैक पे जा रहा था, कम हो रहा था, बैक स्टेज हो रही थी वो जरा। हम देखते कि बहुत सारे इलाकों में खवातीन को वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनको हक ही नहीं दिया जाता था कि वो पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट कास्ट करें। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस पर कानून साजी भी की, और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से पैरामीटर सेट किए कि कम अज कम 5% वोट अगर कास्ट नहीं होंगे किसी एक पोलिंग स्टेशन पर, किसी एक हल्के में खवातीन के, तो वहां पर रीपोलिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आगे क्या होगा। अब ये जो सियासी सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो मिलकर हुकूमत कायम करने का फैसला किया है, इसमें मिलते हुए आपस में कितने चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ रहा है, ये तो आप रोज़मर्रा की जो उनके बयानात हैं उसको भी मद्देनजर रखते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होगा। और हम रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत साजी का जो अमल है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। अब ऐसे में जो हुकूमत साजी का अमल होगा, और दो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे की प्रोमिनेंटली ओपोनेंट रही हैं, जब वो मिलकर हुकूमत बना रही हैं, तो इसमें उनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसके साथ साथ अवाम को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो दोनों का जो एक डोमेन है वो बड़ा डिफरेंट रहा है। कुछ बिजनेस माइंडसेट को प्रमोट करते रहे हैं, कुछ अगर जॉबाइट लोगों के हवाले से बात करें या जॉब्स क्रिएशंस के हवाले से बात करें, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे कि अवाम के लिए क्या बेनिफिशियल होता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सजाद मीर साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सजाद मीर साहब। वालेकुम सलाम। सजाद मीर साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत कायम करने का जो फैसला किया है, ये कितना अहम है? ये पहली बार तो नहीं हुआ ना जी। बिल्कुल। 16 महीने 18 महीने की बड़ी जरूरत है, और कहा जाता है कि सारा सियासी बलबा जो है सर पर गिरा है, वो भी तो ये मिलके काम कर रहे थे ना सारे मिलके वो जमातें। और सच्ची बात कही जाए तो उससे पहले जब हुकूमत कायम हुई सन 8 में पीपल्स पार्टी की, तो उसने भी शामिल की, लेकिन 1 महीने के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ जजों की बहाली पर।
तो नवाज शरीफ ने काबीना से अलग बैग इख्तियार कर दी, लेकिन हुकूमत के साथ रहे। फिर हुकूमत मुस्लिम लीग के वोटों के साथ, पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ अक्सरियत हासिल कर सकी, अगर के काबीना में उनका हिस्सा नहीं था और उन्होंने उसका साथ दिया, आपने कब तक साथ दिया, चलती रही और कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ। तो वक्त भी हमें तो है कि कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगा, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग ने कोई जिम्मेदारी नहीं संभाली थी और वो पीपल्स पार्टी के हुकूमत की जाती थी। अब भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जाए और उन पर कोई बोझ ना पड़े। तो मेरा ख्याल में वजाहत तो ये पूरी बात अच्छी लगती है, लेकिन आकर जब बलूचिस्तान में आप इत्तेहाद करेंगे, आप इसमें आपका गवर्नर होगा, पंजाब में उसका गवर्नर होगा, तो एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग दूर होगी कि आपको वफाक को मिलकर चलना पड़ेगा। और ये भी दिलचस्प बात है कि इस वक्त कोई हुकूमत की जो है वो ये नहीं चाहती कि वफाक की जिम्मेदारी वो उठा सके, क्योंकि वफाक के पास अब है किसी, जो कुछ है सूबों के पास है। वफाक के पास जिम्मेदारियां हैं, सिलेक्ट करना, आर्थिक ताकतों के साथ ताल्लुकात कायम करना, अगर बाहर से कुछ फंड देने हो तो फंड देने का बंदोबस्त करना। तो इस लिहाज से वफाक को काफी बड़ी जिम्मेदारी और काफी बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है, वरना सारे पैसे फंस जाते हैं सूबों में और उन्हें क्या होता है कि वो उसको जिस तरह चाहे खर्च करें। तो मेरे ख्याल में ये नया बंदोबस्त है तो बड़ा मिसाइल था, लेकिन लगता है कि एक दूसरे की सूरत इस तरह पड़ेगी कि चलता ही रहेगा और नहीं चलेगा। ठीक है कि मुझे तब तक प्रोसेस करेगी और आगे बढ़ जाएगी। शक्ल बनती है, सब लोग अगर पार्लियामेंट में रहकर काम करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इख्तिलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, आप साथ भी कर सकते हो, आप हंस भी सकते हो। अब देखिए मौलाना हमारे फजल रहमान साहब ने इख्तिलाफ कर दिया है, दोनों पार्टी के साथ मिलकर इख्तिलाफ किया जो मासूम किया था इस तरह के 3 लफ्जों में, और अब वो कहते हैं कि वो अलग रहकर आपस में बैठ के काम करेंगे। अब इससे सुना है उनके लोग सामने आए हैं पास कि हम हुकूमत बनाने को तैयार हैं। इस पर सरकार ने कहा कि आपने देर कर दी, उन्होंने कहा कि हमने इनको समझने में देर कर दी। खैर इसकी तो सज्जाद मीर साहब, मरियम औरंगजेब साहब ने तरदीद भी की है कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो इजलास से लेकर मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो उनमें हकीकत नहीं है। बहरहाल जो गुफ्तगू हुई है उसमें कुछ इत्तेफाक ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान का एहतराम करती है और वो सीनियर सियासतदान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये ठीक बात है, एहतराम उनका किया जाता है, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान को वो काबिल अपना आप तो मैंने फिक्र किया है, उसका भी पुरानी माना चाहिए। वो फिक्रे बाद है पुरानी, वो फिक्रे लगा जाते हैं तो मौलाना फजल रहमान पर और जेल एहताब भी आए इस चक्कर में, लेकिन उनकी बात का पुरानी मनाना चाहिए। वो बस सियासत में एक बड़े मजे का उत्तर है और उसकी हमें दाद देनी चाहिए। बिल्कुल सज्जाद मीर साहब, आपने बात की है कि ये इत्तेहाद पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन जो सियासत में खासतौर पर पार्लिमानी निज़ाम में हमने देखा है जो नशेबो फराज जिसका सामना रहा हमारी सियासी जमातों को भी और उसका अफेक्ट हुआ फिर अवाम पर भी, अब मौका है कि दोनों जमातों को कहीं ना कहीं अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने मुतालबात अपने नज़रियात के हवाले से, जो पॉलिटिक्स वो करते हैं, ताकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस है उन पर काबू पाया जा सके। देखिए इसमें सबसे बड़ा इल्जाम तो मुस्लिम लीग नून ने ये किया है कि नवाज पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा दूसरी पार्टी को साथ करने की जो रवायत है, ये मरंजा किस्म की सियासत है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ देना, सियासी जमातों को साथ देना, इसमें तो शहबाज शरीफ की मास्टर है, वो आगे आए, वो काम करें, मेरे बस में नहीं है। ये तो उन्होंने पहली कुर्बानी दे दी है। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी ने ये कुर्बानी तो की है कि हुकूमत गवर्निंग में नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी नहीं है या वो अकेले हुकूमत बनाने में नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंटशिप पे दी, तो मामूली बात नहीं है। सेनेट की चेयरमैन दे दी है, 2 सूबों की गवर्नरशिप दे दी है, तो ये बड़ी बातें हैं। उन्होंने जो बातें करना था वो कर दी है, इससे ज्यादा क्या करें कि जब की हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म से बात होंगे तो प्रेसिडेंट जो है आसो जरदारी होंगे, इससे ज्यादा दाद पर की जा सकती है और दाद भी देखी जाएगी। और लगता है कि अवाम तकलीफ से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है वो चारों सूबे के गवर्नर बांध रहे हो, उनको 2 सूबों गवर्नर दे दिए गए हैं, जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो वहाँ गवर्नर पीपल्स पार्टी का हो, जहाँ हुकूमत मिक्स हो या उर्दू की हो
वहाँ गवर्नर मुस्लिम जून का हो, अच्छा बंदोबस्त है। चलिए देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सियासत में ये लेन देन होता ही रहता है, बिल्कुल और बिल्कुल ये चल जाता है, दुनिया में चलता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी ये जमहूरी अंदाज में चलता रहे। और तो वैसे तो देखिए, अभी अगर हुकूमत बननी है फरवरी के आखिर में या किसी वक्त भी, तो आपको मार्च के शुरू में ही 9 से 10 तारीख को IMF के पास जाना है। बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज आपके देश है, और आप यूनाइटेड होंगे कैसे जाएं? अब वो ये तो नहीं कह सकते साहब आपने क्यों मिलकर हुकूमत बना ली है, अब सीरियस में है क्या, क्यों हुकूमत बनाई है आपने? PTI के जो रुकन आए हैं कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद के नाम से, उनको क्यों नहीं बनाने दी? ये भी उनकी सीरियस नहीं थी। तो बाकी सही। के राजा जो सजाद मीर साहब, जहां पे हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ें मज़ीद वाजे हो जाएंगी हुकूमत साजी के हवाले से। अब ऐसे में जो आज़ाद उम्मीदवार थे, PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कुछ सोशल मीडिया पे भी और कुछ जो PTI के रहनुमा उन हवाले से भी, कि क्यों ये दूसरी पार्टीज के साथ इल्हाक करें। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि बहुत से चैलेंजेस हैं, अब हुकूमत साजी का अमल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जैसे अभी आपने कहा कि IMF के पास जाना है, तो ये तो हमेशा होता है। आपने जितने भी आज तक इलेक्शंस देखे हैं उसमें आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनको इसी तरह क्रिटिसाइज किया जाता है? नहीं, देखिए वो होता ही है कि वो जो उन्होंने आजाद उम्मीदवार थे उनकी रुकनीत जो थी, पहले वो अंजुमन इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन ने किया तंजीम के साथ बनानी चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि ये सेक्टेरियन हो जाएंगे, तो सेक्टेरियन से बचने के लिए उन्होंने जो किया तो सुन्नी इत्तेहाद से कर दी तंजीम, यानी कि वो अब शिया भी हुए, सुन्नी हो गए हैं, तो सेक्टेरियन तो वो भी है। तो ये सारी सूरत है कि उनको एक ऐसी सूरत हाल में तब्दील किया गया है, लेकिन बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और उस मुश्किल सूरत हाल से निकलना चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके। और जिसके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है वो मौलाना सरदार साहब के पोते हैं, और पाकिस्तान के इलाके मौलाना सरदार साहब और मौलाना अहमद साहब बरेली के वो खलीफत ये तकरीर थे, खलीफत तो सही तौर पर, और बड़े कोई नरम मिजाज के वो लीडर दिखते हैं, बड़े सख्त लीडर थे, और मिजाज में बड़ी सख्ती थी, और उस सख्ती के बावजूद भी अब उनके जानकारी जो है वो पूरी तहरीके इंसाफ को अपने अंदर समोह कर आगे बढ़ रहे हैं। ये बंदोबस्त कैसे चलता है, ये उसका भी इम्तहान है, इसका भी इम्तहान है, लेकिन जमहूरियत के लिए मजेदार तजुर्बा है। देखिए अल्लाह करे कामयाब। बिल्कुल सही। सजाद मीर साहब, कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये हुई थी कि अब चूँकि बातचीत का सिलसिला भी जारी है, इजलास भी हो रहे हैं, और उसमें जो मुख्तलिफ नज़रिए वाली सियासी जमातें हैं उनकी अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कल मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत साजी के अमल में अगर नंबर गेम में आज़ाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के बैक जो उम्मीदवार हैं, कामयाब होने वाले MNAs, वो नंबर पूरा करते हैं तो वो अपनी हुकूमत बनाने खुले दिल से तस्लीम करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत कायम करने के बाद इस चीज़ का भी इंदिया दिया गया कि बातचीत करेंगे, अपोजिशन से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि मसाइल इतने बड़े हैं कि सबको मिलकर आगे बढ़ना है। अब इसमें अगर ऑपोजिशन होगी या फिर वही धड़ेबाजी होगी पार्लियामान में भी, और ऑपोजिशन भी बटी हुई होगी, हुकूमत भी बटी हुई होगी, तो मसाइल कैसे हल होंगे? ये कितना खुश है के बाद आपका तो शुरू में रवैया रहा है कि जब 18 में हुकूमत बनी थी, उन्होंने पहले दिन असेंबली में लीडरशिप या मुस्लिम के तौर पर तब्दील करते हुए इत्तेहाद की दावत कहा कर देते हैं, लेकिन ये उनका हाथ दोस्ती का बड़ा वो हाथ था प्रकट किया गया था, और वो मजाज का कहना अब तक कायम है, और ये मेरा नहीं समझता कि ये जमहूरी मजाज है। जवाब शरीफ साहब यही कहते हैं कि अगर कोई वो बना सकते हैं तो बना लें, या हम उसे तस्लीम करेंगे। एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि वो हुकूमत भी बना पाएंगे, हुकूमत हमें भी बनानी है, हुकूमत हमारी भी आ रही है। अपने बंदों को वो कह रहे हैं कि तैयार हो जाए मुश्किल हालात के लिए। और यहाँ पे मरीम नवाज को पूरा एजेंडा दे दिया है कि उसको क्या क्या करना है, सफाई सुथराई का इंतजाम से लेकर आज तक का एजेंडा दे दिया है, और पंजाब को एक पूरा जो कबाड़खाना बना रखा है उसको ठीक करने का पूरा साफ किताब उन्होंने बना के पेश कर दिया अपनी पार्लियामेंट पार्टी के पास। मतलब पार्टी तैयार है करने के लिए, उनको पता है कि वो बहुत चैलेंज के साथ आगे आ रही है, और पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल करने के लिए वो कई बातों में झुकने को भी तैयार है। अगर ये बराबर का रवैया जिसमें सख्त रहा है, लेकिन वो भी अफवाहों का काम ले रहे हैं। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, दोपहर को बल्कि, और शाम को वो साथ के घर में बैठकर एक एग्रीमेंट में शामिल हो रहे थे। आज तो सरकारी साहब का यही दौर है, ताज़ा खून
और पुराना जहांगीर आदमी जो है वो मिलकर इस तरह पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये भी मेरा ख्याल में नई हुकूमत जो होगा, जैसे कि बातचीत ने कहा कि पुराने लोग भी और नए लोग भी मिलकर इस हुकूमत को आगे बढ़ाएंगे और आगे बिल्कुल। सजाद मीर साहब, बेसिकली अगर देखा जाए जब कोalition गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी आपसे सवाल पूछा, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इसको एलैबोरेट कर ले। जिस तरह आपने कहा कि बिलावल का रवैया ज़रा डिफरेंट रहा, सख्त रहा। अब ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का एक अलग तरीक़ाकार होता है हुकूमत चलाने का, मुल्क चलाने का। इसी तरह पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल अलग तरीक़ाकार। और हम देखते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स, शायद ये नैरेटिव भी बिल्ड हुआ है कि जॉब क्रिएशन पीपल्स पार्टी के टाइम पे ज़्यादा होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मुस्लिम लीग नून के टाइम पे ज्यादा होती हैं। ये कुछ मिथ्स बने हुए हैं हमारी सोसाइटी में, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जब ये दोनों पार्टीज मिलकर हुकूमत चलाएंगी तो क्या आपस में एक पीसफुल तरीके से चल सकेगा ये सेटअप, या आप ऐसे में जो मीडिया का क्या किरदार देख रहे हैं या जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है इस हवाले से, इस पे क्या करना होगा? हम सब पे क्या जिम्मेदारी आएगी? ये बहुत हद तक शहबाज शरीफ का इम्तहान है, बाकी तो वो कामयाब होते रहे हैं। बिलावल भुट्टो घर दौरे करते रहे हैं और उसका साचा खर्च जाता रहा मेजिदार के मुताबिक। और आसिफ शहबाज शरीफ साहब के पास जब वो समरी आती थी, बिलावल भुट्टो आते थे तो वो मुश्किल हालात के बाद फौरन पास कर देते थे, इसलिए कि ताकि अंदर जगह न हो। अब भी मेरे ख्याल में बहुत वो ऐसे होते थे पार्टी को, मसलन 8 मामलों से रात बढ़ाई गई, ये टेंशन के खिलाफ से वो कैसे बढ़ाई गई तो 8 के 7 पार्टी के थे। तो इस तरह की एडजस्टमेंट कर देते हैं और पीपल्स पार्टी इस तरह की टीम भी हासिल करती है और उन्हें पता है मुस्लिम लीग नून में जब आज अगर बैठे होंगे तो बहुत हासिल कर सकेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में अच्छे फार्म के साथ भी आगे जाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। सजाद मीर साहब, मीडिया का किरदार हम देखते हैं कि जब भी कोई इत्तेहाद होता है, हुकूमत बनती है तो क्रिटिसिज्म शुरू होता है, तनकीद बनती है और तनकीद की जाती है, लेकिन एक रिक्वेस्ट बार बार की जाती है कि मिस इन्फॉर्मेशन, बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या फिर ख़ास तौर पर उन सेगमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करना जहाँ पर किसी का इख्तलाफ है। इख्तलाफ राय रखना सबका बुनियादी हक है, अब इख्तलाफ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना और उसकी वजह से दरारें पैदा करने की कोशिश करना, अहले दानिश और मीडिया। अब आपने समझते कि इस नाजुक सूरत हाल में चौथा सतून होते हुए मीडिया का किरदार भी उतना ही अहम हो गया जितना सियासी जमातों का है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। जब तक हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया था वो बहुत मिसयूज हो गया था और बहुत इख्तलाफात उसके जमाने में बड़े मजे मजे के इख्तलाफात पैदा होते थे। अखबारों में इख्तलाफ हो जाते थे, लाहौर में पुस्तान का इख्तलाफ हो गया नवाब से, त्रिपुर पर जंग और नवाब का इख्तलाफ हो गया, दानपुर अपना बन जाता था, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद में वो आगे चला करते थे। जाजा खान के इलेक्शनों में अगर के नए अखबार लिखे तो लगा कि मीडिया के फैलाव के साथ उसमें गैर जिम्मेदारी की सामना शुरू हो गई है। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया बना है, फैल भी रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, दुनिया से मुकाबला भी है। सोशल मीडिया अचानक का बंद कर आया है, उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और दबाव डाला है। फीचर ये है कि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल में आने वाले वक्त के साथ मीडिया भी सीख रहा है और जब ये हालात मुल्क से खराब हो गए तो मीडिया भी तो आखिर मुल्क वतन नहीं है ना जी बिल्कुल, और अपनी तजर्बात से सबक सीखकर वो मामले को लेकर आगे बढ़ेगा। हमें तुरंत चाहिए कि मीडिया मुल्क में खराबियां पैदा करने के बजाय अच्छाइयों पे सबब बनेगा। यही हमें दुआ करनी चाहिए, यही उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपकी कीमती वक्त का। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की और आम इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल है, हुकूमत साजी का जो अमल है, वो जिसकी पेचीदगियों के हवाले से भी हमें आगाह किया। मानूर के हमारे घरों में भी, हमारे बहन भाइयों में, हमारे पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ इख्तलाफात होते हैं, हमारी सोच नहीं मिलती। कुछ हमारे ऐसे बहन भाई होते हैं जिनके साथ हमारा रवैया भी मिल रहा होता है, उनके साथ सोच भी मिलती है, हमारी आदतें भी उनसे मिलती हैं, और कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे इख्तलाफ होता है, बिला वजह का बैर होता है। लेकिन होता यह है कि हम वहां पर भी एडजस्ट कर रहे होते हैं, वहां पर भी रह रहे होते हैं और घर की बेहतरी के लिए ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी सीट एडजस्टमेंट करनी है आपने। यहाँ पर भी यही है कि हमारा घर है पाकिस्तान और इसकी बेहतरी के लिए और इसके तशख़्ख़ुस के लिए हमें वो काम नहीं कर रहा जो दुश्मन चाहता है या जो दुश्मन को खुश करता है। तो हमें वो काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो और इस मुल्क में बसने वाले आम शहरियों के, हम जैसे आम शहरियों की जिंदगी बेहतर हो। बिल्कुल जनाब, रुक करते हैं ब्रेक का, उसके बाद वापस आएंगे।
बच्चों को तालीम तो देनी चाहिए, मगर इसके साथ साथ कोई हुनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा तालीम के साथ साथ कोई हुनर भी सीख लेना तो उसकी जो डिग्री होएगी ना, बड़ी ताकतवर हो जाएगी। इल्म बदल देवे तकदीर, हुनर कामयाबी दी अखीर। जमाने के साथ हर चीज में जिद्दत आ जाती है। सिंगिंग में जरा मॉडर्न म्यूजिक ऐड हो गया है। टेक कौन सी है 14। मैं हूं तौसीक हैदर और ये है ट्रेन राइजिंग पाकिस्तान की। सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं इस ट्रेन के पहले स्टॉप पर, जहां पर प्यारे प्यारे बच्चे हर दिन आपको ले जाते हैं एक नई दुनिया में। चाहे वो VFX और CGI की इमेजिनेटिव दुनिया हो या स्पेस और गैलेक्सी की खबरें, तालीम, खेल, सेहत, सियाहत, बहुत कुछ है। आप बताएं, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सोशल मीडिया के डॉक्टर से पूछ कर बताओ। रील्स लगाएं सुबह दोपहर शाम, और स्टोरीज हस्बे जरूरत। स्टोरीज तो फिल्मों और ड्रामों में होती है, जिनके लिए चाहिए होता है एक जबरदस्त सा टीवी लाउंज, खूबसूरत लाइटिंग, रिलैक्सिंग सोफास, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। इस सब के लिए चाहिए मगर अच्छी सेहत। रुकना मत भूलिएगा मेरे स्टेशन पर, क्योंकि मैं रखता हूँ सबको फिट। राइजिंग पाकिस्तान की ये ट्रेन हम ऐसे चलाते हैं, N3, N2, N1। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद, जहां हम बात करते हैं अपनी सेहत के हवाले से या हम अपनी आउटर लुक के हवाले से बात करते हैं। वहां पे हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में हमारे बाल बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और देखिए वैसे ये शौक भी होता है ना कि पढ़ने से पहले अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बालों के साथ खेलना शुरू कर दें, ये मर्द हो या खवातीन हो, आपको ये बालों के साथ खेलना। बिल्कुल। और ये देखिए अभी मुझे याद आ गया, मेरे मुंह पे आ रहा है। एक्टिविटी है जो हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, और इस वजह से शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों के साथ इतना नहीं खेलना चाहिए या इतनी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि ये गिरना शुरू हो जाए। और खैर, शायरों ने भी जुल्फों की बहुत सारी तारीफें की और जुल्फों के ऊपर बहुत सारी शायरी भी की है। बिल्कुल तो जनाब, जुल्फें बहुत अहमियत रखती हैं हमारी पर्सनैलिटी में और हमारे हुस्न का हिस्सा भी। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे शायरों ने शायरी की है जुल्फों के हवाले से तो खवातीन को मद्देनजर रखा है, लेकिन खवातीन ने ऐसी कोई शायरी नहीं की मर्दों के हवाले से जहाँ पे उनके बालों का जिक्र हो, क्योंकि खवातीन को पता है कि इनके बाल गिर जाने हैं। तो हम ऐसी चीज पे जो जिसने चले जाना उस पर बात ही ना करें। हकीकत पसंद जो है शायर होती है खवातीन, और हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मर्द हजरात के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो क्यों गिर रहे होते हैं, कहा जाते हैं जेनेटिकली है, फैमिली में था, किसी बड़े बुजुर्ग के बाल नहीं है, तो उसके बाद अब देखने में आया कि यंग लड़कों के भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आती है ना, साथ मिला देते हैं, ऐसे ही अज़राए तफन्नुन कहा जाता है जी कि जैसे बाल गिरना शुरू होते हैं इसका मतलब है कि दौलत की रेल पेल शुरू होने वाली है। बिल्कुल, ये कंसेप्ट है कि जिसके बाल नहीं होते वो अमीर होता है। खैर, लेकिन बाल पैसे नहीं होते उसके परेशानी से बाल गिरते रहते हैं। हाँ, ऐसे ही है। सो बेसिकली बालों को लगवाने का हेयर ट्रांसप्लांट जो सेटअप है, एक तरीकाकार है, ये बहुत ज़्यादा जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। अब ट्रांसप्लांट करवाते हुए हम देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। ट्रांसप्लांट कराना कौन सा है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए सूटेबल है या नहीं, कौन से लोग ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद जो कुछ घंटे होते हैं बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, उनमें क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार आपने करनी है। इतने अखबारात में इश्तिहारात आते हैं, सोशल मीडिया पर इश्तिहारात हैं, फिर टेलीविज़न पर आपको इश्तिहार नजर आते हैं कि आप अपने बाल लगवा सकते हैं, मसनूई बाल लगवा सकते हैं, या फिर इनको ट्रांसप्लांट करवा लें, या फिर आप इनके लिए जो भी तरीका इलाज है आप उसकी तरफ आएँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती हैं, और वो तब बताई जाती है जब आप अपना बिल पे करने के लिए पहुंचते हैं काउंटर पर कि हमने ये सर्जरी करवानी है या हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ये ज़रूरी है कि आप इससे कबल और कि आप सोचें, या फिर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मालूमात, बुनियादी मालूमात होनी चाहिए कि कितना ज़रूरी है, कि इसमें
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपको कंप्रोमाइज क्या करना हो। बिल्कुल जनाब, क्या चीज़ें छोड़नी हैं, क्या चीज़ें जो है आपने इस्तेमाल करनी है, ये बताएंगी हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद है। और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो है फ़ारूक नौशीन और ये है ट्राइकोलॉजिस्ट, है ना डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फ़ारूक नौशीन साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले आपके अपने बालों का राज क्या है? क्योंकि मर्दों के बालों के हवाले से तो हम कह रहे हैं खवातीन तो बहुत कम ट्रांसप्लांट कराती हैं, तो हम कैसे बालों को? बस एक्सटेंशंस होती हैं ना। हाँ, नहीं, एक्सटेंशन से भी आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। मैं तो हमेशा पहले तो हर एक को भी, फीमेल हो या फीमेल हो, उन्हें यही समझाती हूँ, वैल्यू योर ओन हेयर। जैसे मेल हजरात हैं, वो बेचारे उनके बाल गिरते हैं, वो फ़ौरन से पैच की तरफ या विग की तरफ भागते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट उनका ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग हेयर होता है वो भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। अब जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट का, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप जिनके पास जा रहे हैं आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि उनका काम अच्छा है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि काम अच्छा है? जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, और रिसर्च करने के लिए आपको एक ही क्लिनिक के 4 से 5 लोगों का काम देखना होगा। और हेयर ट्रांसप्लांट पर्सन बेस्ड सर्जरी नहीं है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान एक पर्सन हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की, सब में ये टीम बेस्ड सर्जरी है। अगर आपके पास, आप एक कमर्शियल सेटअप में हैं, आपके पास अच्छी कॉम्पिटेंट टीम नहीं है, तो आप अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेकेंडली, आपने अभी मुझसे सवाल पूछा कि बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो विजिबल होता है, पता चलता है। तो वो इस वजह से होता है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं प्राइस पे, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगले बंदे की एक्सपर्टी पे, कि आप जिस क्लिनिक पे जा रहे हैं आप उनकी एक्सपर्टी के बारे में मेक श्योर ही नहीं कर रहे, तो कैसे मुमकिन है कि आपको अच्छा रिजल्ट? लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बाल तो लगवाए होते हैं, बाल भी ठीक होते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो आगे से इतना फेक तरीके से और इतने घने बाल होते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पे नेचुरली आगे हमारे थिन हेयर होते हैं और थिक भी ज़्यादा होते हैं। वो उसको जब हम भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम भी जब वो बाल प्लांट करते हैं, लगाते हैं, तो हम वो जिस तरह आपको वो थिक विजिबिलिटी आती है, उस बाल को एक ख़ास टेक्निक से फ़ाइन बनाना पड़ता है कि आपको एक्स्ट्रा फ़ैट उसके साथ से उतारनी पड़ती है। तो ये भी एक्सपर्टी ही में काउंट होता है कि जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और वो विजिबल हो रहा है, तो उसकी वजह यही है कि आपने लेसर एक्सपर्ट से कराया है कि बाल तो उग गए। पहले आज से 15 से 20 साल पहले बाल उगाना ही बहुत मैटर था कि उगा रहा है कोई, बाल ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट आ रहा है, मुनासिब आ रहा है। अब तो ये है कि अच्छा नहीं भी आ रहा रिज़ल्ट, चलो हम ट्राई तो कर लेते हैं। पेशेंट्स की सोच बदल गई है और उस सोच का नुकसान भी उनको ये हो रहा है कि वो उनके रिज़ल्ट्स नहीं आते। तो उनको मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आप पहले उनका काम देखें, उनके काम को क्लिनिक में जाके देखें। उसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा और उनसे कहें कि इसी दुनिया में, इसी प्लानट में 5-10 लोगों के नंबर दे दें, उन्हीं लोगों से टाइम निकाल के मिल लें। आपकी ज़िंदगी का एक इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, ये तो वो दी जाती है, हम भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए ना फ़ारूक साहिबा, आपने कहा कि 5 से 10 लोगों का काम देख लें। इतने क्लिनिक्स हैं, इतने इश्तिहारात हैं, हम देखते हैं मूवी स्टार्स हैं, ड्रामा स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं या फिर एंकर्स हैं, उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं और बताया थी कि ये भी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, बिफोर एंड आफ्टर वाली। बिफोर एंड आफ्टर वाली। और फिर रिव्यूज़ के हवाले से अगर बात करें तो वो सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड रिव्यूज़ भी कर देते हैं आपके लिए। आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए, रिव्यूज़ का ऑब्वियसली देखा जाता है, लेकिन हमेशा रिव्यू को भी इस तरह आपको ये भी देखना है ना कि ये फेक है या ओरिजिनल है। आप उनसे कहें कि ठीक है, जिनका आपने रिव्यू दिया हुआ है आप उन्हीं का नाम और नंबर दे दें। हम बिल्कुल, ये क्लिनिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास लोग होते हैं कि जो जिनको मिलना चाहिए। आप देखेंगे नहीं तो आपको आइडिया कैसे होगा कि आपने काम कराना है। तो मेरा ये सबको मशवरा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें। नॉर्मली लोग बहुत पैनिक होकर डिसीजन लेते हैं, बस चीज लगाने, अब सोच लिया सुबह लग जाए। शायद ये भी होता है कि रिजल्ट हमें फौरन से पहले चाहिए, बस अब हमने सोच लिया है, अब हमने फौरन करना है, पैसे भी कम हो और बाल भी जल्दी आ जाएं, और फिर हमें एहतियात करना है। और फिर जहाँ जा रहे हैं वो हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं और सोने पे सुहागा हो गया ना। अच्छा डॉक्टर फारूक, ये आपसे जानना चाहूंगी, ट्राइकोलॉजिस्ट हैं आप, बालों से रिलेटेड सारा इसका काम होता है। खवातीन तो नहीं करवाती? खवातीन करवाती हैं। नॉर्मली उनकी तादाद वो होती है जिनका फॉरहेड वेल शेप नहीं होता। लेकिन अब जैसे हम खवातीन हैं, हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारा फॉरहेड शेप्ड है जी, बाल यहाँ से ऊपर से थोड़े से उड़ गए, या हमारी जो मांग है वो थोड़ी चौड़ी होना शुरू की। ऐसा नहीं है कि बाल खत्म हो गए।
सारे हैं लेकिन डिस्टेंस उनमें ज़्यादा आ गया, अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में तो पहले आप हेयर केयर पे फोकस करें ना। पहले तो वो आप जो बालों को हीट दे रहे हैं रोज़ सुबह शाम, उसको बंद कर दें और उसके बाद केयर पे फोकस करें कि आप ऑयलिंग करें प्रॉपर। ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो एंटी हेयर फॉल हैं, वो ऑर्गेनिक भी हैं, वो केमिकल भी हैं, वो होम रेमेडीज़ भी हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, जब आप स्पेशलिस्ट को मिलेंगे वो आपका लॉस देखेगा तो फिर आपको कोई डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ स्टार्ट हो गई है तो ये कोई अलार्म है, या तो बॉडी में आपका अपोजिट हार्मोन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तब आपके बाल ख़राब होना नज़र शुरू होते हैं। जब आपको जो मांग आप चौड़ी का तस्करा कर रहे हैं तो नॉर्मली ये होता है कि फ़ीमेल में हार्मोनल इशू बहुत ज़्यादा और बढ़ गया है। और पहले तो हार्मोनल इशू होता था 40s में जाके अब 20s पे स्टार्ट हो गया है। वजह जंक फूड है, ईटिंग हैबिट्स हैं, सोते नहीं हैं। आजकल की जो गर्ल्स हैं सारी सारी रात जागती हैं और सारा सारा दिन सोती हैं। वेट बढ़ गया है। जैसे ही वेट बढ़ेगा आपका अपोजिट हार्मोन ऊपर जाएगा और आपके बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और मांग चौड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप फ़ौरन से पहले अपनी रूटीन को बेहतर करें, अच्छे सप्लीमेंट्स लें, उसके साथ साथ अपनी डाइट को बेटर करें, ऑर्गेनिक हेल्दी डाइट लें। बालों के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? जिंक अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, बायोटिन अच्छा होता है, सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, लेकिन उसको आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे या टीवी देख के डिसाइड नहीं कर सकते। वो आपको एक्सपर्ट आपका मसला देख के आपके टेस्ट करा के ही फिर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि बालों का जो प्रॉब्लम अगर शुरू हो गया है, खुदा ना खास्ता किसी को हो, लेकिन अगर हो गया है तो इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको आप डिले कर सकते हैं, 80% तक ठीक है, 80% तक ठीक है, लेकिन 20% ऐसे चांसेस हैं जैसे पेशेंट जो कोविड में जिनको बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल था वो पीआरपी ट्रीटमेंट से काफ़ी ट्रीट हुआ। उसके बाद कुछ डिप्रेशन जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन उसको हमें पहले देखना है कि रीज़न क्या है। देखिए ना, आपने एक्सटर्नल हीट की बात की थी कि जो सुबह शाम अपने बालों को ड्राई करते हैं वो हम जो स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो इंटरनल हीट है जो आपके दिमागी सेहत को मुतासिर करती है, बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। और वो एक बहुत राइट नाउ अभी जो हमारा ज़माना चल रहा है इसमें सबसे बड़ी वजह जेनेटिक पैटर्न के अलावा, मेल पैटर्न बाल्डनेस के अलावा डिप्रेशन भी है। जो नॉर्मल बंदा जिसकी जेनेटिक्स में नहीं है और उसके भी बाल गिर रहे हैं तो उसकी पहली वजह डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आप खुश रहें, खुश रहना सीखें, अपने आप को समझाएं भाई ज़िंदगी बहुत है। अच्छा, बाल अच्छे हो तो इंसान खुश रह सकता है, बिल्कुल। और अगर बाल ना हो तो उसका भी डिप्रेशन अलग से होता है कि हम बाल बिल्कुल। आप सोचें ना, आपके 4 बाल गिर रहे हैं तो तकिए भी आपको नजर आएंगे तो आपकी क्या हालत होगी। फारूक साहिबा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बेसिकली कहा ये जाता है कि ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। जिस तरह बताया जाता है कि गर्दन से थोड़ा सा मांस लेंगे, उसमें से सेल निकालेंगे और फिर उसके बाद का जो 2-3 दिन होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। जिस तरह एक नीडल के थ्रू जो है वो बाल लगाया जाता है, शायद पीआरपी क्वाइट इजियर। और जो आप क्वेश्चन करी मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट करने के 2 मेथड हैं। पहले वक्त में जो मेथड होता था उसे कहते थे FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, कि उसमें एक पूरा पैच कट करके स्कैल्प के ऊपर से सुपरफिशियली और उसको रीस्टिच कर दिया जाता था। अब वो तरीका जो है ख़त्म हो चुका है। अब ये होता है कि एक एक बैक एरिया से, जो डोनर एरिया होता है, एक एक बाल को पिक किया जाता है, जिसे कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका क्राउन नीचे नहीं आता। FUT मेथड में आपकी स्किन खिंचती है तो आपका क्राउन नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है। और टाइम के साथ साथ चीज़ें तब्दील हुई, इक्विपमेंट तब्दील हुआ और लोग बहुत सारे आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो FUE भी बहुत डेवलप हो गया। अब इसके अंदर FUE के अंदर ये हुआ है कि आपके फॉलिकल्स भी ज़्यादा हेल्दी हैं अगर आप एक एक्सपर्ट पर्सन से करा रहे हैं, और उसमें आपकी स्किन भी नीचे नहीं आती है, जहाँ पे है वो वहीं पे रहती है। और ये पेनफुल है? बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इसको आप देखें कि अगर किसी भी ऐसे शख्स को जो एंगर पर्सन नहीं है उसको यहाँ बैठा देंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो आपने जब जाना है, आपने अच्छे प्रॉपर सर्टिफाइड क्लिनिक से, आप देखें कि वो क्लिनिक हेल्थ केयर से अपने इलाके के, जैसे इस्लामाबाद की अलग है, पंजाब की अलग है, KPK की अलग है, रजिस्टर्ड है, उसके अंदर एक प्रॉपर टीम मौजूद है, उनकी अपनी टीम है, उनके लोगों को देखें, उनको रिसर्च करें, जाके क्लिनिक में काम देख लें, फिर आपको सारी कहानी खुद से समझ आना शुरू हो। ये अच्छी बात कि फारूक साहिबा ने कि अगर कोई एंकर नहीं है उसको आप बिठा दें तो कितना पेनफुल होगा व्यूअर्स के लिए भी और लिसनर्स के लिए भी। तो ऐसे अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है और आप उसके पास हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चले गए या कोई भी इलाज करवाने के लिए चले गए तो फिर आप पेनफुल तो होगा। नीम हकीम खतरा है जा। बिल्कुल। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट, इसके बारे में जैसे आपने कहा कि पहले स्टिच किया जाता था, बहुत सारी मिथ्स बनी है कि ये चूंकि आप ट्रांसप्लांट है तो ये बाल आपके ग्रो नहीं करेंगे, अगर ग्रो करेंगे भी
तो आपको नेचुरली अगर आप बात ले रहे हैं तो आपको वो फील नहीं आएगी आप सर में। शैम्पू आपको मेडिकेटेड इस्तेमाल करना है और खुराक आपको वही इस्तेमाल करनी है जो आपको एक्सपर्ट ने आपके डॉक्टर्स ने बता दी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जो खुराक की बजाय कुछ लोग स्टीरॉइड पेशेंट को ऐड कर देते हैं। पेशेंट भी रिसर्च नहीं करता और वो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ स्टीरॉइड लेना शुरू कर देता है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसकी बजाय आप सप्लीमेंट्स पे हम फोकस करते हैं कि पेशेंट ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। जिस तरह बाकी प्लास्टिक सर्जरी और जनरल सर्जरी है, ये भी उसी तरह की सर्जरी है। आपकी स्कैल्प के अंदर बाल होते हैं, बिल्कुल फील होते हैं। शुरू के कुछ महीने एनेस्थीसिया की वजह से वो आपको नमनेस रहती है, ग्रेजुअली वो ख़त्म हो जाती है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। 1 मंथ 2 मंथ्स रहती है और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें थोड़ा लंबा अरसा तक रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फील नहीं आती या आपको बहुत केयर है। ट्रांसप्लांट तो बल्कि बहुत नेचुरल है, वॉश एंड गो पे आप अपने उठें, बाल धोएं और उनको कॉम करके चले जाएं। और जितने भी बड़े मेगा सेलिब्रिटीज़ हैं ऑलमोस्ट सब ने हेयर ट्रांसप्लांट ही करा रखा है। हाँ, जो बता रहा है वो अगले क्लिनिक को चार्ज कर रहा है कि तुम मुझे एडवर्टाइज कर रहे हो, मुझे पैसे दो। और जो क्लिनिक को पैसे दे रहा है तो वो उसे क्यों अलाउ करेगा कि वो बता दे कि जी मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है। जितने भी पाकिस्तान के बड़े मेगा स्टार्स हैं, हाँ स्टार्स की मैंने एक बात देखी है, जैसे कुछ सोशल मीडिया पे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, वो इतनी रिसर्च उनकी अच्छी नहीं है। हालांकि वो यूट्यूब पर इन कंटेंट पे ज़्यादा हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की रिसर्च उनके मामले में ज़्यादा बेहतर है। मैंने जितने भी मेगा स्टार्स का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, नॉर्मली वो काम को समझ के आते हैं और उनकी रिसर्च उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, वो देखते हैं कि जो बंदा मार्केट में बैठा है उसका काम कैसे है, जबकि सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया के थ्रू ही चले जाते हैं। सही। तो अच्छा, अभी इसकी एक स्टाइलिंग होती है, हमने बाल तशवाने होते हैं, कटवाने होते हैं, फिर जैसे आपने कहा कि आप वॉश करें और कॉम करें और रवाना हो जाए। इनका ट्रीटमेंट अगर स्टाइलिंग करवानी है, ड्रायर का इस्तेमाल करना है, स्प्रे का इस्तेमाल करना है, तो नेचुरल होगा? बिल्कुल नेचुरल होगा, क्योंकि ये आपका अपना सीड है जो कि रीग्रोथ करता है। हमने बेसिकली इसको आसान ज़बान में कहें कि आपके बैक से सीड को उठाया, फ्रंट पे उस सीड को इतने नेचुरल वे में और इतने डेंस वे में लगा दिया तो वो रीग्रो करता है। उसको आप चाहे स्टाइल करें, चाहे कोई उसके ऊपर आप स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएं, चाहे आप कुछ भी करें, वो डैमेज नहीं होता। सिर्फ थोड़ी सी अगर आप केयर करते हैं, आपका बाल्डनेस का पैटर्न बड़ा मैटर करता है कि आपका बाल्डनेस का पैटर्न कैसा है। लाइक जैसे अगर स्टेज 7 का ट्रांसप्लांट है, उसकी आसान मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे नवाज शरीफ साहब कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट जो उन्होंने कराया था तो इंडस्ट्री में एक बूम आ गया था कि लोग कहते थे कि अच्छा इतने बड़े वज़ीर आज़म ने करवा लिया है तो हम भी करा लेते हैं। लेकिन आप देखें कि उनका आप शुरू की पिक्चर्स निकाल के देखें और अभी की पिक्चर्स निकाल के देखें, थोड़े थिन हो गए हैं, क्योंकि उनका स्टेज 7 का बाल्डनेस है कि इनको 40 इयर्स में ही उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बाल 40 में बिल्कुल ऑल राइट थे, उनके जाके 50s में गिरे हैं और उन्होंने उससे पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, वो लोगों की नज़रों में नहीं आए। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंडस्ट्री के हवाले से, जैसे आपने कहा कि पहले एक और सेटअप था, पहले जो है वो डिफरेंट तरीका कार था, इलाज का अब डिफरेंट है। अब इसमें क्या और रिसर्च हो रही है और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? बिकॉज हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, क्या इसमें बेहतरी लाई जा रही है और लाई जा सकती है? बिल्कुल इस पे काम हो रहा है, लेकिन पहले भी एक ही चीज़ थी कि आपके अपने बाल थे, आपके लिए इस्तेमाल हो रहे थे, अभी भी आपके अपने बाल हैं, आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें ये देखना है कि जब सर्जरी की जाए तो उसमें डैमेज रेशो ना हो, यानी कि FUT, अगर बहुत से लोग अभी भी FUT कर रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली क्लाइंट उस पर सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपका क्राउन काफ़ी नीचे आता है, स्लाइडली पेनफुल भी है क्योंकि ईयर टू ईयर कट लगता है, उसके मुकाबले में FUE ओवरनाइट हील हो जाती है। उसमें भी हमारी कोशिश जैसे ये होती है कि हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो माइक्रोवेव में करें कि बहुत छोटे से बाल निकालें। तो जो एडवांसमेंट आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। फिर मशीनरी बड़ी मैटर करती है कि मशीनरी कितनी अच्छी आ रही है। जब हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर भी तरीकाकार जो अभी वाला है FUE ही से स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्योंकि मशीनरी और इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था तो FUT की तरफ जाना पड़ा। फिर ग्रेजुअली जब चीज़ें आई तो लोग वापस FUE की तरफ। फर्रुख रशीद साहब, जो रिक्वेस्ट हमारी है वो ये कि अब चूँकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम देखते हैं कि ये एक्सपर्ट्स के अलावा सैलून्स में भी ऑफर होता है, PRP करवा रहे हैं आप, हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, 4 पैसे दें, आधी कीमत पे आपको 50% सेल पे हम आपको बाल लगा देंगे और आपके बाल बिल्कुल वैसे होंगे, इतने ज़्यादा पैसे ना दें। PMDC है या फिर जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है उनकी जानिब से, इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से अपनी इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इदारे बने हुए हैं,
तो अब इस इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ ऐसा इदारा होना चाहिए, और हमारी बिल्कुल रिक्वेस्ट है। आपसे ये होगी कि आप लोग मिल के कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर जो अताई हैं वो ना आए, जी। ताकि लोगों की सेहत के साथ रखा जा असल में सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली जैसे डेंटल इंडस्ट्री है उसके लिए उसको रिकग्नाइज़ कर लिया गया कि ये बिल्कुल अलग है, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस बन गए। अनफॉर्चुनेटली हेयर ट्रांसप्लांट को उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया गया कि जो सीख गए हैं, मार्केट में बैठे हैं, उनके लिए कोई अथॉरिटी नहीं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करे और इसको सर्टिफाइड करे। तो इसको जो इस्लामाबाद के अंदर करे, इस्लामाबाद हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वो सुपरवाइज़ करती है। उसके लिए आपके साथ एक FCPS सर्जन का होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली सारी सर्जरी तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके साथ मौजूद हों, वो आपके साथ काम कर रहे हों। इस अताई जो आपने सवाल किया है अताई वाला, अथॉरिटीज़ भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस्लामाबाद की अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसको कम करने में अवाम को किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने घर के अंदर सेटअप लगाया हुआ है, जिसका आप फ़ोन टू फ़ोन जा रहे हैं, उस पर सोसाइटी क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? बहुत शुक्रिया फ़रूख नशीन Thank साहिब, you very आपकी much कीमती for वक्त का inviting. हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से हमने जाना, इनसे नई टेक्नोलॉजी के हवाले से जाना, और अब बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। जी, 22 और फरवरी है आज, और शेर, आज एक शेर प्लीज। क्या ज़बरदस्त शेर है। मेरी हालत देखिए और उनकी सूरत देखिए, मेरी हालत देखिए और उनकी सूरत देखिए, फिर निगाहे गौर से कानूने कुदरत देखिए। मुस्कुराकर इस तरह आया ना कीजिए सामने, किस कदर कमजोर हूँ मैं, मेरी हालत देखिए। ये दोनों शेर हैं जोश मलियाबादी के। आज 43वीं बरसी है उनकी। जोश मलियाबादी जो कि एक तरक्की पसंद शायर, तहरीक आज़ादी के मतवाले और मुतहर्रिक कारकुन के तौर पर जाने जाते थे। फिर उर्दू शायरी को जो नई जहतें उन्होंने मुतारिफ करवाई, उसकी वजह से एक मुख्तलिफ मकाम रखते हैं। बिल्कुल जनाब, 42वीं आज उनकी बरसी है, और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। बाईस फरवरी 1982 को जहाने फानी से रुखसत होने वाले नामवर अदीब और कादिरुल कलाम शायर जोश मलियाबादी 5 दिसंबर 1898 को मलियाबाद के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। आपका पूरा नाम शब्बीर हुसैन खान था और आप आफरीदी कबीले से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान बनने के चंद वर्षों बाद आपने हिजरत करके कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। जोश न सिर्फ अपनी मादरी जुबान में यद ऊला रखते थे, बल्कि अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी पर भी उबूर हासिल था। अपनी खुदादात लिसानी सलाहियतों के बायस जोश ने कौमी उर्दू लुगत की तरतीब व तालीफ में भरपूर मुआविनत की। उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू कराची और दारुल तर्जुमा हैदराबाद दक्कन में बेशबहा खिदमत अंजाम दी। जोश मलियाबादी को गुजरे 42 बरस हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में नक्श हैं। तहरीक आज़ादी और अदब के हवाले से जोश की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। जोश के शेरी मजमुओं में शोला व शबनम, फिक्र निशात, सुंबल सलासल में उनकी खुद नविश्त यादों की बारात काबिल जिक्र हैं। जी जनाब, जोश मलियाबादी के हवाले से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। रेवोल्यूशनरी शायर उनको कहा जाता है। तहरीक आज़ादी में उनके जो इक़दामात हैं, उनकी जो शायरी है, उनके जो राइटअप्स हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट रहे। और जब भी हम रिजवान शायरी के हवाले से बात करते हैं तो शायद हमारे माइंड में यही आता है कि किसी फूल पे शायरी की होगी, किसी खातून पे शायरी की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी रेवोल्यूशनरी पोइट हमारे दरमियान रहे हैं जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए लोगों के जज्बात उभारे हैं। किसी शायर ने ना कि ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो राहतें और भी हैं, हाँ, तुझसे भी हंसी हैं गम रोज़गार के। तो जो इंसान के एहसासात हैं, उसके महसूसात हैं, जो हम एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा और फिर जैसे उर्दू में जगह मिल जाती है महसूसमेंट, महसूसमेंट है, और आप अपनी महसूसमेंट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो शोरा कराम उसकी तर्जुमानी करते हैं, और फिर उस तर्जुमानी में वो उन तमाम सेगमेंट्स को एड्रेस करते हैं, वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, हमारे जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। अपने अहद में जोश मलियाबादी ने जिस तरह की शायरी की और जो नई नई जहतें मुतारिफ करवाई, उन्होंने फिर जगह बनाई, और दौरे जदीद के जो शोरा कराम हैं, जो अहद हाजिर के शोरा कराम हैं, वो भी उनसे मुतासिर और उनकी ज़मीन इस्तेमाल करते हुए शायरी करते हैं, उसी सिंफ की शायरी करने की कोशिश करते हैं। चूँकि उस्ताद का दर्जा हासिल है, 17 शायरी के मजमूए कोई आम सी बात थोड़ी है। बिल्कुल जनाब, और ये उनकी शायरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शोरा कराम ही जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं, एडमायर करते हैं, बल्कि हमारे करिकुलम का हिस्सा भी रहा है। हम जो है मैट्रिक में पढ़ते आए, और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे
रेवोल्यूशनरी शायरों को उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। रिजवान, हम जब भी बात करते हैं लिटरेचर, आर्ट, कल्चर के हवाले से, तो एक चीज़ होती है करिकुलम का हिस्सा, हमारे निसाब का हिस्सा, और हम इन सबको पढ़ के ही बड़े हुए हैं, ये हमारे अच्छा, एक सब्जेक्ट ऐसा भी था जिसके बारे में हम पढ़ते रहे हैं और उसके बारे में मजमून भी लिखे हैं। पेट्रोस बुखारी ने लिखा था कि अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चों को फेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ग्रेजुएशन में एक ज़माने में जो प्राइवेट ग्रेजुएशन किया करते थे उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल अंग्रेज़ी पास करना ही होता था, क्योंकि अंग्रेज़ी के 2 पेपर्स हैं, ए है और बी है। एक में आपको तहरीर लिखनी है तवील सारी, और एक में आपको मज़ामीन लिखने हैं और उसमें आपको दरख्वास्त भी लिखनी है, आपको उसमें ख़त भी लिखना है। तो ग्रामर के हिसाब से अब अंग्रेज़ी में पास हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी होती थी और ये कहा जाता था कि अगर आप अंग्रेज़ी में पास हो गए तो बाकी किसी चीज़ को पास करना मुश्किल ही नहीं है। बहरहाल उर्दू को पास करना, और फिर उर्दू लिटरेचर में जो लोग अदब के हवाले से काम करते हैं या पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी किया जाता है कि उनको ज़रा हैरत का इजहार किया जाता है उनकी इस कारकर्दगी पर या इस चॉइस पर कि वो मास्टर्स कर रहे हैं उर्दू में, या वो फिर एमफिल कर रहे हैं उर्दू में, उर्दू लिटरेचर में कर रहे हैं, या फिर शायरी में और उर्दू की तरवीज के लिए उर्दू ज़बान में। तो ज़रा हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस देनी चाहिए कि हाँ, हमारे लोग अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पढ़ भी रहे हैं, उनका शौक़ भी है और फिर ये ट्रांसफ़र भी होगा आने वाली नस्ल को। बिल्कुल जनाब, और क्योंकि इस वजह से भी हैरत का इजहार लोग करते हैं, क्योंकि उर्दू एक मुश्किल ज़ुबान कंसीडर की जाती है, शैलो ज़ुबान नहीं है, बहुत डीप ज़ुबान है, लश्करी ज़ुबान कहा जाता है, बहुत सी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के इसमें वर्ड्स शामिल हैं। तो इस वजह से इसको डीप डाउन जब आप स्टडी करते हैं तो ये जिस तरह टेंसेस के हवाले से इंग्लिश के टेंसेस बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल है, इसी तरह लेकिन जब हम उर्दू के टेंसेस के हवाले से या पार्ट ऑफ वर्ब के हवाले से बात करते हैं तो याद करना जरा उर्दू की, जमा हाजिर, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद गायब, जमा गायब, रिजवान ने स्कूल याद करा दिया। लेकिन अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। हम अक्सर औकात सुबह पाकिस्तान में सेहत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जब हम सेहत के हवाले से बात करते हैं तो कुछ चीज़ों के हवाले से हम अपने घर में भी बात नहीं कर पाते। शर्म पर्दे को मद्देनज़र रखते हैं और अपनी सेहत को मद्देनज़र नहीं रखते। हमें लगता है कि शायद अगर हम ये बीमारी किसी के साथ शेयर करेंगे या जो हमारी बॉडी हमें अलार्म्स दे रही है वो किसी के साथ शेयर करेंगे तो शायद हमारा जो है वो शर्म का एक लेवल जो हमने अपने माइंड में कायम किया है वो नहीं रहेगा, या जो हमारी प्राइवेसी है वो ब्रीच हो जाएगी। है ना कि हम जब खुदा न खास्ता अपनी सेहत के हवाले से कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ शेयर करें तो टैबूज आ जाते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा मरज़ हो गया कि अब इसको या तो आइसोलेट हो जाना चाहिए, इसका खाना पीना अलग कर देना चाहिए, इसके कपड़े अलग कर देने चाहिए, और फिर अब इसके इलाज के ऊपर ख़र्चा भी आएगा। तो ये वो तमाम टैबूज़ हैं जो फेस करने पड़ते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि वो डिस्कस नहीं करती हैं, और हम अगर उनसे पूछें भी जो मूड स्विंग्स होते हैं तो उनसे यही सुनने को मिलता है बस तबीयत ठीक नहीं है। इसकी रीजंस क्या है, बेसिक रीजंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस पर बात होनी चाहिए। जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ख़वातीन अपने मसाइल शेयर नहीं करती, वहाँ पे इसके रूट कॉज को हमने फोकस्ड रहना है, उस पर बात करना ज़रूरी है कि वो अपने मसाइल क्यों शेयर नहीं करती। इसी तरह देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ख़वातीन का मसला ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती का सरतान, ये हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। बहुत सी अवेयरनेस कैंपेन्स भी इस हवाले से स्टार्ट होती हैं, बताया जाता है डोंट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सी गलतफहमियां, बहुत सी मिथ्स हमारे माइंड में हैं। उन मिथ्स को क्लियर करने के लिए आज सुबह पाकिस्तान में हम ये जो बहुत ख़ास टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज है थर्सडे और थर्सडे को हमारे साथ हमेशा होते हैं मज़र शहजाद साहब, और आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले तो आपको मज़र साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ी अच्छे कम्बिनेशन आज फिर आप दोनों का, रिजवान, मानूर और थैंक यू वेरी मच। आज थिंकिंग डे भी हम उस पर ही बात करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपका कार्टून है तो वो आप सोच के आए होंगे और हमारे नाजरीन भी सोच रहे होंगे कि आज क्या सरप्राइज़ है और आज मज़र साहब क्या बनाएंगे। तो मज़र साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना काम शुरू कीजिए,
तब तक हम जरा कुछ सेहत के मामलात अब बिल्कुल आपने बताया सेहत के, तो मैं लोगों की ज़हनी सेहत को ज़रा दुरुस्त करता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखने के हवाले से बात कर लें, खासतौर पर ख़वातीन की बात कर रहे हैं हम। तो ख़वातीन में हम अक्टूबर का पूरा महीना पिंक टूबर के नाम से मनाते हैं और उसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस की जाती है। आपने देखा होगा पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी चैनल्स हैं उस पर आने वाले एंकर हजरात, मेहमान, वो पिंक रिबन पहन कर बैठते हैं और वो इस चीज़ की अलामत होती है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस। और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आपने ये पिंक रिबन क्यों पहन रखा है। उनको जब बताते हैं तो कहते हैं अच्छा इस पर बात हो रही है, ओपनली बात हो रही है, आप सबके साथ बात कर लेते हैं, ये बीमारी है तो इस पर बात होनी चाहिए, बात होगी तो ही इलाज होगा। और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर उसी तरह का कैंसर है जिस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट हमारे जिस्म का वही हिस्सा है जिस तरह एक हाथ होता है, एक पाँव होता है, तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जब हम अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं तो एक चीज़ जिस तरह रिजवान ने बात की कि पिंक रिबन पहना जाता है, बताया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी खातून जो कि इस तरह की किसी बीमारी का शिकार है उसको जज ना किया जाए, वो आराम से जाके अपना ट्रीटमेंट भी कराए और ख़ासतौर पर उसको इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। सो आज भी हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्रा शबीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम इतने इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए। सबसे पहले अगर हम आपसे जानना चाहें ब्रीफली इसकी डिस्क्रिप्शन कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या हैं और ये किस किस एरिया में हमें जो है वो अगर गिल्टी फील हो या पेन फील हो तो ब्रेस्ट कैंसर किस एज ब्रैकेट में ये ज़्यादा कॉमन है? ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सबसे पहले अगर आपको अलामात पता होंगी तभी आप जान सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो मोस्टली ख़वातीन जो प्रेजेंट करती हैं वो गिल्टी के साथ प्रेजेंट करती हैं। वो छाती में भी हो सकती है, इसके अलावा बगल में भी गिल्टी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गिल्टी जो है वो पेनफुल नहीं होती है, जिसकी वजह से उस गिल्टी की तरफ अटेंशन नहीं जाती या फिर वो गिल्टी जो है वो इग्नोर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर छाती के साइज़ में कोई तब्दीली रौनमा हो, छाती की जो स्किन है उसमें सुर्खी रौनमा हो, इसके साथ साथ अगर निपल से कोई डिस्चार्ज, निपल से डिस्चार्ज ख़ास तौर पे सफ़ेद रंग का या ब्लडी निपल डिस्चार्ज, उसको भी हमने सीरियस लेना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है। सो ये सारी अलामात जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात रोनमा हो तो आप फ़ौरन जो है अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ज़रूर रजू करें। एज के हवाले से कौन सी है जिसमें ये ज़्यादातर वाज़ेह होता है? ये गिल्टी यंग एज में भी हो सकती है और एडवांस एज में भी हो सकती है। कैंसर का रिस्क विद एडवांसिंग एज बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल हमारे पास यंग एज में गिल्टी के साथ प्रेजेंट करती हैं वो यूजुअली बिनाइन होती हैं। बिनाइन का मतलब ये है कि बग़ैर जड़ों वाली आम अल्फाज में गिल्टी होती है, यानी कि वो नुकसानदेह नहीं होती है। लेकिन जो एज बढ़ती जाती है या अबव एक अंदाजे के मुताबिक 80 ईयर्स से ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनमें 20% चांसेस है कि वो जो गिल्टी है वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। सो विद एडवांसिंग एज ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। साइज होता है गिल्टी का और प्लस इसका ये सख्त हो सकती है या नरम होगी? क्योंकि हम देखते हैं कि एक टीबी है, टीबी के बाद भी जो रिकवर करते हैं तो उनके अंडर स्किन बहुत सारी छोटी छोटी गिल्टियां बन जाती हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, उस गिल्टी में और इस गिल्टी में कितना फ़र्क होना चाहिए? अच्छा, जो ब्रेस्ट कैंसर या की गिल्टी होती है यूजुअली जो है जब पेशेंट नोटिस करता है उसका साइज़ ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़ चुका होता है। ठीक है, ओके। सेकेंडली जो है ना उसकी जो आप कह रहे हैं वो यूजुअली हार्ड होती है, उसकी साख जो होती है वो सख्त होती है। ठीक है, और सम टाइम जो है वो गिल्टी जो है वो मूवेबल भी नहीं होती। ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि ये गिल्टी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। सही। अच्छा, इसके पीछे रीजंस क्या है? आखिर ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है? अपनी कुछ गलती हो जाती है, कुछ डाइट ऐसी ले लेते हैं, मेडिसिन ऐसी होती है, या ये फैमिली में भी चलती है बीमारी? ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की कोई वजूहात नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं सम ऑफ देम आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड सम आर नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल का मतलब ये है कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, एंड बीइंग फीमेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। एंड द एज, बढ़ती हुई एज के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। इसी तरह कोई छाती में अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जैसे बच्चे ना हो इसके लिए जो पिल्स ली जाती हैं,
अब वो पिल्स बहुत सी खवातीन को जो एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट होती हैं, जो पीसीओएस जिनका ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको भी दी जाती हैं। अब उनका एक तरीका कार तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है, लेकिन दूसरी तरफ तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव भी है। तो वो यंग खवातीन उनको भी चाहिए कि वो टेस्ट वगैरह कराएं, क्योंकि उनका जब साइकिल रोका जाता है ऐसी पिल से, तो तकरीबन वो 1-1.5 साल तक रोका जाता है। बिल्कुल। तो क्या वो भी टेस्ट करवाएं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और जब ये फीमेल पेशेंट ये मेडिसिन ले रही होती हैं, वो अक्सर हमारे पास आती हैं कि उनको ब्रेस्ट में जो है वो गिल्टी महसूस हो रही है, ठीक है। तो समटाइम जो गिल्टी होती है वो एक सही गिल्टी होती है, लेकिन समटाइम जो गिल्टी होती है उसको हम कहते हैं लंपीनेस होती है, छोटी छोटी गिल्टियाँ महसूस होती हैं। सो अब वो हमारे पास आ गई हैं, अब हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि वाकई ही वो गिल्टी ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या OCPs लेने की वजह से ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से ये गिल्टी बन रही है, या खुदा ना खास्ता वो कोई खतरनाक गिल्टी है। अच्छा, इसमें तो लिम्फ नोड्स का भी होता है। हम देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बुखार हो जाए, कहीं हमें वैसे ही मसल फटीग हो जाए, तो लिम्फ नोड्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। और जो रेडिएशंस एक्सपोज करती हैं, अल्ट्रासाउंड हो या फिर दूसरा टेस्ट जो होता है एक्सरे वगैरह, उसमें भी लिम्फ नोड्स आ गए। हमारी खवातीन अब चूँकि मोबाइल एक्सेस है, सबके पास है, किसी से शेयर भी करें, रिपोर्ट सामने आती है लैब की, तो उसमें लिम्फ नोड को हाईलाइट किया तो उसको फ़ौरन से पहले गूगल कर लिया, और जो गूगल पे इंफॉर्मेशन आती है वो A से स्टार्ट होकर Z पे ख़त्म कर देता है फ़ौरन से पहले, विदिन 2 सेंटेंसेस। ये रवैया कितना ख़तरनाक है, इस हवाले से मालूमात होना कितना ज़रूरी है? बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है। लिम्फ नोड्स का काम होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में होते हैं, नेक में होते हैं, एक्जिला बगल में होते हैं, और बहुत सारी जगह पे होते हैं। ये हमारे जैसे अगर बगल में लिम्फ नोड्स हैं, उनका काम ये है कि सारा फ्लूइड्स ड्रेन करके लिम्फ नोड में लेके जाना होता है, ठीक है। अगर किसी भी खातून को बगल में गिल्टी महसूस हो रही है, तो नॉट नेसेसरी कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। लिम्फ नोड एनलार्ज होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेशन, यानी कि कोई चोट लगी है हाथ में, या फिर कोई और मसला है, गले में लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे, गला ख़राब है, टॉन्सिल्स हैं, या जो भी रीज़न है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द कॉज। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आप के जो लिम्फ नोड एनलार्ज हो रहे हैं वो कैंसर की वजह से ही हो रहे हो, लेकिन जब आप गूगल करते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो यही बताता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए। ऑन्कोलॉजिस्ट से। अच्छा, जहाँ हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करते हैं, या कहा जाता है कि थोड़ी सी भी अगर आपको चेंजेस महसूस हो रही हो, ब्रेस्ट कैंसर का बाइस बन सकती हैं वो। हम खैर आपसे एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन के हवाले से भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा, लेकिन एक और चीज़ जो चेंजेस का बाइस बनती है, हमारे अंडरगारमेंट्स कैसे होने चाहिए, कितने उनकी हाइजीन इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे समर्स में। फिर कुछ ऐसे हमने सोशल मीडिया पे या जो हमें फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, ब्लैक कलर आपने नहीं पहनने अंडरगारमेंट्स में, अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब कर रहे होते वो, तो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना? अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं बेसिकली, ठीक है। और क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हर बंदा जो है वो मशवरा दे रहा होता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये नहीं कराना। इवन कि आपके घर की जो है मेड भी आपको मशवरा दे रही होगी कि ये नहीं कराना, ठीक है। ओके, ये जो है ना कि गारमेंट्स हैं या जो भी प्रेस्पिरेंट्स हैं या ड्यूडरेंट्स हैं, ये सारे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथ। इट्स नॉट कहानी है, ये सब सच्चाई नहीं है। तो ये जो बात करते हैं अक्सर, जैसे समर्स की बात की है, तो वो ख़वातीन हो मर्द हज़रात हों, हमें पसीना आता है और फिर हाइजीन ना होने की वजह से खारिश शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और ये वो चीज़ें हैं जो ख़वातीन को ज़्यादातर महसूस होती हैं, और वो इसका जिक्र भी नहीं कर देती हैं। और फिर मुआशरे में सबके सामने वो जो हम कहते हैं ना कि उसको अपने लिए उसका जिक्र कर देना, किसी को बता देना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी लीड करता है इस हवाले से जो प्रिकॉशंस हैं वो होने चाहिए। जी बिल्कुल, बेसिकली हमारे माशरे में बहुत सारे सोशल टैबूज भी हैं। अगर बेशक इचिंग है या फिर गिल्टी है, तो ख़वातीन आई थिंक जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो 2-2, 3-3 साल क्या बहुत ईयर से उनके गिल्टी या इस तरह के सिम्टम्स होते हैं और वो किसी को बता नहीं सकती। वन ऑफ द रीज़न सोशल टैबूज। द सेकेंड थिंग इज़ दैट द फियर ऑफ द वर्ड कैंसर,
कि कैंसर हो जाएगा, ये बहुत सारे इससे रिलेटेड हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उनको खैर ये भी पता होना चाहिए कि इट्स नॉट ऑलवेज द मेल डॉक्टर हु विल एग्जामिन, बहुत सारे फीमेल सर्जन्स भी हैं। अब ये थोड़ा सा जो है ना उनके लिए ईजी हो जाएगी। लेकिन एक और मिथ ये भी है कि खुदा ना खास्ता, मतलब ये हमारे माइंड में होता है ना कि अगर कट लगा के वो बायोप्सी करेंगे या कहीं लोहा लग गया तो वो तो फैल जाएगा कैंसर, लोहा लग गया तो अब तो इशू हो जाएगा। इस तरह की इट्स वेरी कॉमन कि अगर हमें कोई लंप मिलता है तो हम उसको कहते हैं कि हमने इसकी बायोप्सी करनी है, ठीक है। तो वो हमें आगे से कहती हैं कि हमने तो सुना है कि लोहा लग गया तो ये तो अब कैंसर जो है वो हो जाएगा या कैंसर जो है वो फैल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दिस। पूरी दुनिया में किसी ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट होता है वो बायोप्सी ही होता है। और बायोप्सी वो एक नीडल होती है, सुई वाली नीडल होती है और उसी से होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डायग्नोज द ब्रेस्ट कैंसर। और ये स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान ख़वातीन हैं जो कि यंग एज में मदर हैं, 28, 25, 26, 27, 28, और वो ब्रेस्ट कैंसर तशखीस हो रहा है और उसके बाद वो ट्रीटमेंट की तरफ जा रही हैं, फर्स्ट सेकंड स्टेज, और उसके बाद फिर ये किस स्टेज पर इसकी रिकवरी मुमकिन है और कितना चांस होता है कि ट्रीटमेंट के बाद ये दोबारा भी आ सकता है? ओके, सो हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को 4 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें लंप का साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है। यूजुअली जो होता है लेस देन 2 सेंटीमीटर जो है ना वो पेल्पेबल नहीं होगा, यानी कि अगर आप एग्जामिन करें तो फीमेल को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, स्क्रीनिंग के ऊपर जोर देते हैं कि ब्रेस्ट की जो है वो स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग किस तरह से करते हैं कि हम वन वे इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से किया जाता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जो भी फीमेल है जिनकी एज 40 से कम है उनको हम कहते हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। इसी तरह वो फीमेल जिनकी एज 40 से ज़्यादा है उनको हम कहते हैं कि ईयरली और 2 ईयरली मैमोग्राफी ज़रूर कराएं, ठीक है। सो दे और ऑल द मेजर टू डायग्नोज द ब्रेस्ट कैंसर अर्ली। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो सर्वाइवल रेट 95% से ज़्यादा है इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड इन द स्टेज 1। और इसी तरह से स्टेज 2 में क्या होता है कि गिल्टी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी सर्वाइवल रेट जो है वो 90% से ज़्यादा है। स्टेज 3 में ब्रेस्ट में भी गिल्टी होगी, साथ साथ जो आपने कहा कि लिम्फ नोड में भी वहाँ वो भी एनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन इज़ द स्टेज 4। स्टेज 4 में जिस्म के दूसरे हिस्सों में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि दिमाग में, जिगर में, पेट में या फिर बोन्स में। हाँ, जब स्टेज 4 हो जाती है तो देन सर्वाइवल रेट इज़ लेस, लेकिन ये नहीं कहते कि लाइलाज हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसका इलाज फिर भी मुमकिन होगा। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, हम इलाज के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन ये कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए? ओके, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर फीमेल को आफ्टर द एज ऑफ 20 ज़रूर करनी चाहिए। ये इसका तरीका ये है कि मंथ में एक दफ़ा, और यूजुअली पीरियड्स एंड होने के 2-3 डेज़ के बाद जब ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्ट होती है आपने तब करनी होती है। इट कुड बी डन इन द लाइंग पोजीशन, इट कुड बी डन इन द स्टैंडिंग पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और इट कुड बी डन व्हाइल टेकिंग द शावर। ये सारे तरीके हैं जिनमें आपने करना क्या है। अच्छा, ये इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि फ्लैट ऑफ द हैंड, यू हैव टू यूज़ द फ्लैट ऑफ द हैंड। ये 4 फिंगर्स लेनी है और you have to palpate your left breast from the right hand and the right breast from the left hand. Or even you can divide the breast into different quadrants. 4 quadrants में divide करके भी breast self examination कर सकते हैं, और even you can do it in a circular motion. आपने सर्कुलर मोशन में करना है, एंड एट द एंड यू हैव टू palpate the nipple and don't forget to palpate the बगल या एक्जिला जिसको हम कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को नहीं पता होता अंडर आर्म्स में आपकी बगल में भी गिल्टी है, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का बाइस बन सकते हैं। एक और चीज़, जिस तरह हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं, सर्वाइवल के अलावा भी अगर गिल्टी बड़ी हो, ब्रेस्ट के थोड़ा सा डैमेज होने का ख़तरा हो, तो क्या उसके ट्रांसप्लांट ईजी होता है या उसके अलावा भी कोई और देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, कि क्या हो सकता है? इसको हम कहते हैं कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इट कुड बी डन इन द इमीडिएट पीरियड और इट कुड बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। सम जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, सम जो हैं वो इंटरनल होते हैं, ठीक है। इंटरनल में ये है कि आप सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट या फिर अपने ही जिस्म के गोश्त का हिस्सा लेके उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एंड दैट इज
Is it painful? That is done under general anesthesia. यहाँ पे हमने बात तो की जो ख़वातीन है खुदा न खास्ता अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसका शिकार हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको कैसे डायग्नोज करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे मौके पर साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो वालिदैन हो, बहन भाई हो या हस्बैंड हो या फिर औलाद भी हो, उनको गाइड करना, उनका इस चीज़ को समझना और पेशेंट का हौसला बढ़ाना, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इट्स मल्टी चैलेंज इन पाकिस्तान। यस, इट्स स्टिल बिकॉज हम कहते हैं इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिकली अप्रोच है, जिसमें डॉक्टर, नर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन और साथ में जो है वो साइकेट्रिस्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब डायग्नोज होता है it's a trauma for the patient, not only for the patient but also for the family. So उसको पाकिस्तान में तो ये है कि आपके पास जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सारे रिलेटिव साथ रहते हैं, तो मॉरल सपोर्ट जो है वो मिल जाती है, काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको काउंसल किया जाए, बार बार काउंसल किया जाए। उसको अगर हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक ऐसा पेशेंट जो कि ब्रेस्ट ट्रीटमेंट का इलाज अगर करवा चुका है सारा, वो उससे सारा गो थ्रू हो रहा है, अगर हम उस पेशेंट को जिसका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है उससे मिलवा दें तो पेशेंट को बहुत हौसला मिलता है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि पेशेंट के साथ साथ जो उसके अटेंडेंट्स हैं या जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनको थोड़ा सा गाइड किया जा सके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, तो अगर कोई खातून जॉब कर रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस को बताऊंगी कैसे, वो मेल है तो ये बिल्कुल ऐसे ही, आपकी ब्रेस्ट ऐसे ही है जैसे आपकी टांग है, आपके बाजू है, आपका सर है या आपकी बॉडी पार्ट है, इसको आपने लेके शर्म महसूस नहीं करनी। ये बीमारी और शिफा दोनों अल्लाह ताला की तरफ से आती है। हम डॉक्टर सिद्रा से मजीद भी जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, लेकिन मज़र शहजाद साहब हमारे साथ हैं और मज़र शहजाद साहब ने जो है क्या तख्लीक किया है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि इस मौजू पे यार बात होनी चाहिए और ओपन बात होनी चाहिए। बहुत सारे मसाइल हैं और एक ये भी इसमें सवाल आता है कि हमारे जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लंडी की अंडर गारमेंट्स यूज़ करती हैं ख़वातीन, इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। सियासी परिंदे जी आजकल सब ने पार्टियों ने लगा के रखे हुए हैं, दाना डाल के रखा हुआ है, उड़ उड़ के आ रहे हैं परिंदे और मज़े मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बड़े ख़ास परिंदे हैं। ये भी माहौल है। बहुत शुक्रिया मज़र साहब, और ये बड़ा ज़बरदस्त आपने डिपिक्शन किया है मौजूदा सूरत हाल की, और आई होप कि हमारे नाज़रीन को इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ भी आई होंगी, क्योंकि ये कार्टून की जो ज़ुबान होती है उसमें अल्फाज इतने नहीं होते, उसमें इमेजेस ही होते हैं जो पूरी कहानी बयान कर देते हैं। डॉक्टर सिद्रा मौजूदा जो है ना सूरत हाल को बयान कर देते हैं। आई बिलीव कि मज़र साहब के सवाल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल, और इसमें ऐड भी कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि अब चूंकि जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग लाजमी है, फिर एक मिथ ये भी आ जाती है कि हम स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे तो हम एक्सपोज होंगे रेडिएशन से और वो भी बायस बन सकती है, स्क्रीनिंग नहीं करवानी हमने, या फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा महसूस भी हो रहा है तो फ़ौरन से फिर उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जो दाएं बाएं का ट्रीटमेंट है वो लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई फोड़ा है या फिंसी है, उसकी दवाई खा ली, ब्रूफन खा ली, एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। ये कितनी बड़ी हमारा मिस ट्रीटमेंट होता है ये। ओके, सबसे पहले जो ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ कि मेमोग्राफी करेंगे उससे रेडिएशन मिलेंगी और उसकी वजह से या ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा या हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा। अच्छा। तो जो हम स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राफी कराते हैं उसमें जो रेडिएशन है वो बहुत मिनिमम एक्सपोजर है। अगर आप देखें तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिस्क मेमोग्राफी का। एक्सरे वाली रेडिएशंस नहीं इस्तेमाल होती उसमें रेडिएशंस यूज होती हैं बट दे आर वेरी मिनिमम। ठीक है। तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है। मेमोग्राफी क्या करती है कि वो मर्ज़ की तशखीस तकरीबन 2 साल पहले कर लेती है। ठीक है, जो हम लंप या गिल्टी हाथ से महसूस नहीं कर सकते वो मेमोग्राफी बहुत, जब उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है तभी डायग्नोज कर लेती है। सो अगर आप देखें कि स्क्रीनिंग में जो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी यूज़ करते हैं तो उसका कितना फ़ायदा है। जब ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो उसके 3 किस्म के फ़ायदे हैं। एक, अगर वेरी अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो हमने सिर्फ उस गिल्टी को निकालना है, पूरी छाती को नहीं निकालना है। ठीक है। सेकेंडली जो है अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो पेशेंट का सर्वाइवल रेट जो है वो 95% से बढ़ जाएगा। थर्डली, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वेरी अर्ली डायग्नोज हो जाएगा
तो मैनी पेशेंट्स को हम लोग जो है वो कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसा ही है। डॉक्टर सिद्रा, एक और चीज़ आपसे आखिर में प्रोग्राम के जानना चाहूँगी कि जिस तरह अंडरगारमेंट्स के हवाले से बात की, फिर इसकी हाइजीन के हवाले से भी कितना फ्रिक्वेंटली चेंज करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे एट द एंड कि हम इसी तरह सोशल मीडिया पर जो हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, गूगल हम कर लेते हैं कि रात को हमें अंडरगारमेंट्स पहन के सोना चाहिए या नहीं, या अपनी ब्रेस्ट की केयर किस तरह हम कर सकते हैं? ओके, सो ऑफ कोर्स हाइजीन का ख्याल तो आपने ज़रूर रखना है, ठीक है। इनको फ्रिक्वेंटली चेंज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये कह रहे हैं कि वो लंडा बाजार वगैरह से यूज़ कर लेते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। घर में भी एक ही फैमिली है और वो कौन किसके कपड़े यूज कर रहा है फर्क नहीं पड़ता। यस, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक के अपनी जो है वो स्पेसिफाइड जो चीज़ें होनी चाहिए, और अपनी पर्सनल केयर या पर्सनल हाइजीन को केयर करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, लेकिन बहुत सारी और इन्फेक्शन हैं जिनका रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा शबीर, आप स्टूडियोज में रही और बड़ी कारामद गुफ्तगू हुई। और बताते चलें कि 20 लाख खवातीन हर साल इससे मुतासर होती है, और इन 20 में से 30,000 खवातीन वो हैं जो इस कैंसर से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। अदरवाइज़ इसका सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है अगर हम वक्त पर अपना टेस्ट करवा लें, वक्त पर इसकी तशखीस करवा लें, और बग़ैर शर्माए, बग़ैर हेजिटेट किए अपने घर वालों से बात कर लें, जिनके साथ हमारा फ्रेगनेंस लेवल है उनसे बात कर लें कि हमें ये प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो इसका इलाज, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत भी है और बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, इम्तिहान भी होता है, और इस इम्तिहान में सिर्फ उसके लिए इम्तिहान नहीं होता जो मरीज़ है, बाकी लोगों के लिए भी इम्तिहान होता है। और हमारा भी इम्तिहान है जब हम कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है, या हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इसको मजाक में उड़ाते हैं, या पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं, तो ये अल्लाह ताला का हमारे लिए भी इम्तिहान है, क्योंकि अल्लाह ताला सेहत दे के भी हमें आजमाता है और सेहत लेके भी हमसे आजमाता है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बॉक्स ऑफिस के साथ एक बार फिर से मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एमन जमान, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें, टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज, म्यूजिक, बस्ती धमाल और बहुत कुछ। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस में। सो कीप वॉचिंग बॉक्स ऑफिस ओनली ऑन पीटीवी होम। पे कभी मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए। गज़ल के बारे में कुछ आम तासुर ये है कि ये अपने मौजू लहजे के हिसाब से कुछ औरत के मुंह से जचती है। जो भी एहसास या जज्बा जो अपना इजहार चाहता है वो ये इंतखाब भी वही करता है। अदा जाफरी साहिबा जो हैं वो उन्होंने ख़वातीन के लिए शेर कहना आसान बनाया। दो नैन कवल, दो नैन कवल। मैंने ए दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है, और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है। हम उसको लिपटने की इजाजत नहीं देते, कोशिश तो बहुत करती है तन्हाई हमारी। बड़े बड़े सुखनवर क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने कराची को अपना मस्कन बनाया। और क्या हुआ, गर नहीं बादल ये बरसने वाला, ये भी कुछ कम तो नहीं, धूप में साया हुआ है। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये फैसला किया कि अदब की ये खिदमत, अदब के सिलसिले की ये पासदारी, इसको इसी तरह से जारी रहना चाहिए। दुनिया की बेरुखी का गिला कर रहे थे लोग, हमको तेरा तपाक मगर याद आ गया।
सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे स्टूडियो में जो है ना वो रंग तो बिखरे हुए ही हैं, लेकिन आज जो है सुर ताल भी बिखरेगा, है ना। और ये सुरों का रंग है, और वो क्या कहते हैं ना कि ये वो सुर ऐसी चीज़ है जो सुनने वाले को ऐसे ही लुत्फ मिल जाता है, और उसके जो मिजाज है वो बेहतर हो जाता है। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और हर चीज़ में हम देखते हैं कायनात की कोई ना कोई मौसीकी, कोई रिदम है। फूल खिलने में एक रिदम है, सांस लेने में एक रिदम है, हर चीज़ में रिदम है। तो आज रिदम मौसीकी में है या मौसीकी की वजह से रिदम है? मेरे ख्याल से कि ये मजेदार चीज़ है। ये हम पूछेंगे उनसे जो इस फील्ड से हैं। मंसूर अली अब्बासी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उभरते हुए गुलकार हैं, और इनकी खास बात यह है कि आज ये अपनी पेटी भी साथ लेके आए। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। कब से शुरू किया आपने, और इस फील्ड का इंतखाब कैसे किया? सर असल में हमारे यहाँ वहाँ सिंध में सरकार महदी सिंह जहानिया की एक दरगाह है, जहाँ का मेरा बाबा जो है तालिब है वहाँ से। अच्छा। तो वहाँ पे सूफियाना कलाम बहुत वो समझें कि साथ मिल के गाते हैं सॉन्ग की सूरत में। तो वहाँ से ही बस जैसे बचपन वहाँ हुआ है तो वहाँ से शुरू है। सही हो गया। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे, अपना कोई पसंदीदा? सूफियाना कलाम को ना जिक्र भी किया है, सूफियाना कलाम हो के तालिब हैं, तो फिर तो तभी मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा सूफियाना कलाम सुनेंगे हम, ताकि जितना टाइम है हम भी इंजॉय करें और हमारा पूरा जो है क्रू भी इंजॉय करे। इंशाल्लाह आपको हम सचल सरमस्तकाए के खूबसूरत कलाम सुनवाते हैं। क्या बात है जी। पहले मेरे नाज़रीन को पहले गाने से पहले बताइए कि इस जो कलाम आप सुनाने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि सच्चा सरमस की शायरी न सिर्फ सूफीज़्म बल्कि इंसानियत से भरपूर है। उन्होंने इंसान की जो कदर की बात की है, बिल्कुल इंसान के दिल की जो बात की है वो बड़ी वाज़ेह है। तो क्या पैगाम है उनके लिए जो सुनने वाले हैं, जो कलाम आप पेश कर रहे हैं? असल में जितने सूफिया कराम हैं उनकी जो उनका पैगाम है वो यही है कि इंसान इंसान इंसान, यहाँ तक कि हमारे सरकार दो आलम जो हैं उन्होंने भी यही कहा कि इस इंसान का कदर करें और इसका ख्याल करें। क्या बात है। तो बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, पहले ये है। क्या बात है। तो प्लीज़ ज़रूर। नहीं होता कभी मेरा जो उससे राबता मोहसन, नहीं होता कभी मेरा जो उससे राबता मोहसन, मैं खुद में डूब जाता हूँ वो मुझको मुझ में मिलता है। हो आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, मैं आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, घुंड खोल दीदार कराओ, मैं आया मुख वेखणे, घुंड खोल दीदार कराओ, मैं आया मुख वेखण। हो पापा ज़ेब पेरां विच कड़ियां, पापा ज़ेब वो पेरां विच कड़ियां, ओ पापा ज़ेब पेरां विच कड़ियां, पापा ज़ेब पेरां विच कड़ियां, पायल कूं चमकाओ, मैं आया मुख वेखणे, हक पायल कूं चमकाओ, मैं आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, आया मुख वेखणे, घुंड खोल दीदार विखाओ, मैं आया मुख वेखणे। ओ पहरे पोशाकां वेस गुलाबी, पहरे पोशाकां वो वेस गुलाबी, पहरे पोशाकां वेस गुलाबी, पहरे पोशाकां वो वेस गुलाबी, चोटा चंदन चखाओ, मैं आया मुख वेखणे,
ओ आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण घुंड खोल दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण हाल सचले दा मालूम ते को हाल सचले दा वो मालूम ते को हाल सचले दा मालूम ते को हाल सचले दा वो मालूम ते को सायल को नसकाओ मैं आया मुख वेखणे सायल को नसकाओ मैं आया मुख वेखणे ओ आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण मैं आया मुख वेखण आया मुख वेखण आया मुख वेखण घुंड खोल दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। खोल दीदार कराओ मैं आया मुख वेखण क्या बात है, जबरदस्त। आपने समा बांध दिया हमारे स्टूडियो में। तो अब तो माशाल्लाह ये जो आपने अभी हमें कलाम सुनाया है हमारे सामीन ने सुन भी रखा होगा, नाजरीन ने भी सुन रखा होगा, तो ये आपने बचपन से शुरू किया इसको सीखना और सिर्फ सूफियाना कलाम है या कुछ और भी रंग हैं आपके? हाँ, रंग तकरीबन समझें कि बहुत सारे रंग हैं। तो अभी तो हमने समझें सिंधी, सराइकी, पंजाबी, उर्दू सब पे फोकस किया हुआ है और जो हमारा हाल है कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कर पाएँ और आप भी हमारे लिए दुआ करें। और आप बहुत बेहतरीन करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में जी आप परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, और हमारे पास भी तकरीबन 4 से 5 मिनट रह गए हैं। तो अब जिस तरह आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है और जिस तरह आपने समा बांध दी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी उर्दू में अगर कुछ सुनाना चाहें तो प्लीज़। बिस्मिल्लाह। देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ ओ तेरे बिना मेरे साजन जीना मुहाल हुआ देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ ओ तेरी जुदाई मार न डाले कौन है अब जो मुझको संभाले तेरी जुदाई मार न डाले कौन है अब जो मुझको संभाले मैं तो बिछड़ के जी नहीं पाऊं कर दिया जीवन रब के हवाले देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ तेरे बिना मेरे साजन जीना मुहाल हुआ देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ याद में तेरी रो रो के हम अक्सर बैठे रहते हैं गुम आओ के सांस ये रुक रुक जाए आँखिए हरे पर रहती है नम देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ
बात है जी, बहुत खूब, देख बहुत। तो जा कैसा जुदाई में हाल। मंसूर भाई, ये जो राग है या साज है, इसको सीखना और फिर राग को सीखना, इसकी तरबियत लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर इसको बरकरार रखने के लिए रियाज भी करना पड़ता है। सर मुश्किल सबसे जो काम है वो है हिम्मत करना। बिल्कुल। जब हिम्मत कर देगा बंदा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद उसको जारी रखना भी तो मुश्किल है ना, उसी तरह से उसको जारी रखना भी तो मुश्किल है। एक दिन हिम्मत की, अगले दिन छोड़ दिया। मालिक की जात है, वो जब कहते हैं कि हिम्मत मर्दां तो मदद खुदा, बिल्कुल, वो जब खुद इनायत कर देता है तो सब काम आसान हो। अच्छा, वैसे एक बात बताइएगा, जिस तरह आपने बड़ा जबरदस्ती गजल गाई है कि आ देख तो जा कैसा जुदाई में हाल हुआ, दर्द होता है जो गुलकार होता है उसकी आवाज़ में, और वो दर्द हम रिलेट कर सकते हैं। आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? मेरा पसंदीदा गुलकार तो मेरे उस्ताद हैं, खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब। क्या बात है। क्लासिकल गाते हैं, हमारे हैदराबाद के बहुत सारे वो समझे कि इंटरनेशनल हवाले से वो तो पूरी दुनिया सही में हो गया। सो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम का इख्तिताम है वो भी बहुत ज़्यादा म्यूजिकल हो जाए, तो हम रिजवान इजाज़त ले लेते हैं और एंड पे आपसे दरख्वास्त करेंगे कुछ और ज़बरदस्त इसी तरह आप समा बांध दें, कुछ ज़बरदस्त सुना दें। तो मेरी जानिब से मानुल कुरैशी और रिजवान अली अहमद की जानिब से और मंसूर अली अब्बासी साहब की जानिब से भी हमें इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह कल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओ अली दी अमान हो वई पंजे तन दी छां हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई। अली दी अमान हो वई पंजे तन दी छां हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई। ओ वक्त बुलंदे तेरा तख्त सलामत, वो ताज तेरे सिरे इश्क इमामत, साहब सलामी तेरे अरब ईरान हो वई, तू मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान। अली दी अमान हो वई पंजे तन दी छां हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई, ओ मेरे दराज तेरी अल्लाह ने गबान हो वई। मैं जो दुआ गिने दिल भर ते